निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे जी फटाफट से, फटाफट से आंसर करें। कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जो रिजर्व बैंक नहीं करता है? यार रिजर्व बैंक साथी नोट निर्गमन करता है, बैंकों का बैंक है, वो सरकारी बैंक है, पब्लिक से जमा स्वीकार करता है। तो क्या बोलेंगे? नोट निर्गमन यानी कि नोट इशुएंस होता है, पब्लिक से जमा स्वीकार कर सकता है वो? आप कहेंगे नहीं भैया, नोट आपका क्या बोलेंगे, आपका जमा स्वीकार नहीं करता है। नोट निर्गमन करता है क्या आरबीआई? आप कहेंगे हाँ जी। तो नोट निर्गमन यानी कि नोट को जारी करता है, आरबीआई के साइन के द्वारा ही जारी होता है। लेकिन अब मुझे बताओ, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपए का जो नोट होता है, तो 1 रुपए का जो नोट है वो साथी आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा आपका जारी किया जाता है। और इस पे जो साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर, वो किसके होते हैं? 1 रुपए के साइन पर, नोट पर आपका साइन होते हैं वित्त सचिव के यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के। तो मेरे दो क्वेश्चन है आपसे, भारत के पहले वित्त सचिव कौन थे और वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो क्या बोलेंगे? भारत के पहले वित्त सचिव कौन थे? भारत के जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो थे आपका पीसी भट्टाचार्य। कौन थे? पीसी भट्टाचार्य साहब थे। और अभी वर्तमान में कौन है आपका? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए तभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अभी बंद कर देंगे। क्या बोलेंगे? वर्तमान में कौन बने हैं उनका नाम लिखें वर्तमान में। तो वर्तमान में है आपका अभी पिछले ही महीने अजय सेठ। क्या बोलोगे? अजय सेठ, अजय सेठ है आपका, ठीक है। और जितने भी बाकी नोट हैं उन सब पर किसके साइन होते हैं? बाकी पर कौन साइन करेगा बताओ? बाकी पर साइन होते हैं आपका आरबीआई के गवर्नर के। किसके? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। ओके। आरबीआई मुझे बताओ साथी किस एक्ट से बना था? आरबीआई एक्ट किस ईयर में आया? तो आरबीआई एक्ट बताओ। आरबीआई जो साथी आपका एक्ट है वो आया था 1934 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताओ? स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई को साथी नेशनलाइज कब किया गया था? नेशनलाइज कब किया गया इसको, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में। मुझे बताओ आरबीआई के साथी आपका जो पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम है? आरबीआई के पहले गवर्नर थे आपका ऑसबोर्न स्मिथ। क्या बोलोगे? ऑसबोर्न स्मिथ थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के अगर मैं आपसे पूछ लूं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ तो विदेशी हैं, तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे उनका नाम है आपका सीडी देशमुख। क्या नाम है? सीडी देशमुख। और आजाद भारत के पहले भी यही थे, ये भी पूछा जाए तो। अच्छा मुझे बताओ, जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो उसके लिए कैपिटल कितना था, पूंजी कितनी थी? तो पूंजी उसके लिए थी आपका 5 करोड़ रुपए। क्या बोलेंगे? 5 करोड़ रुपए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका आपका साथी क्या बोलेंगे, हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। लेकिन पहले कहाँ होता था? तो याद रखना 1937 में कोलकाता से मुंबई लाया गया था। कहाँ से? कोलकाता से मुंबई लाया गया था, कोलकाता से मुंबई लाया गया था। मुझे बताओ आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उसके लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? कौन से कमीशन की वजह से उसकी स्थापना हुई? आयोग स्थापना के लिए आप बोलेंगे उसका नाम है हिल्टन यंग। क्या बोलोगे? हिल्टन यंग। क्या बोलोगे? हिल्टन यंग की रिपोर्ट पर, हिल्टन यंग की रिपोर्ट पर याद रखना। आरबीआई का लोगो देखा है तो उसमें कौन सा पेड़ है ये आपको बताना है। आरबीआई का जो साथी आपका लोगो है उसके लोगो में कौन सा ट्री है? तो क्या बोलेंगे? ताड़ का पेड़ है, पाल्म ट्री है। पाल्म ट्री यानी कि ताड़ का वृक्ष है। कौन सा? ताड़ वृक्ष है। और साथ में जानवर कौन सा है? जानवर है उसमें टाइगर। क्या बोलोगे? टाइगर अर्थात बाघ है उसमें। ये उसके लोगो में है। किसके में? उसके लोगो में स्थित है। जब नोट की बात आती है तो मुझे बताएं करेंसी नोट प्रेस जो है भारत में वो कितने हैं? करेंसी नोट प्रेस भारत में कितने हैं मैं आपसे जानना चाहूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे जो भारत में भैया करेंसी यानी कि जो नोट छापने वाले करेंसी जो आपका प्रेस नोट है या नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस बोलेंगे। करेंसी नोट प्रेस है भारत में, वो किसी एक का नाम आप मुझे लिख दें तो आप कहेंगे भैया एक को हम जानते हैं, नासिक। नासिक कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये पहली करेंसी है, पहली करेंसी नोट प्रेस है 1924 नहीं 26, 1926 में शुरू हुई थी। कब? 1926 में ये क्या हुई थी साथी आपका शुरू हुई थी 1926 में। तो सबसे पहली यही है, याद रखना, पूछा जाएगा। इंडिया की पहली नोट प्रेस है, इंडिया की पहली नोट प्रेस है। अच्छा यहाँ पर दूसरी अगर हम बात करते हैं वो देवास है। देवास ये कहाँ पर है साथी आपका? जैसे नासिक महाराष्ट्र में है, देवास आपका साथी एमपी में स्थित है। कहाँ पर है? एमपी में। एक साथी आपका कहाँ पर है? मैसूर में, मैसूर में, ठीक है। मैसूर कहाँ पर पड़ता है आपका? कर्नाटक में। और चौथी कहाँ पर है आपका? सालबोनी। और सालबोनी कहाँ पर है बताइए जरा, किस राज्य में पड़ता है? वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल। ये तो करेंसी नोट हो गए। और सिक्के जहां पर ढाले जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? सिक्के। तो सिक्के जहां पर ढाले जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट, अर्थात आपका टकसाल कहा जाता है। तो भारत में टकसाल कितनी है? तो टकसाल भी भैया भारत में 4 है। और 4 टकसाल कौन कौन सी है? जैसे एक टकसाल है आपका हैदराबाद का टकसाल, जिनके अपने साइन भी होते हैं, हैदराबाद हो गया। एक टकसाल है नोएडा में, नोएडा में हो गई आपका। एक टकसाल है आपका मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। एक टकसाल और है, हैदराबाद हो गई, नोएडा हो गई, मुंबई। चौथी कहाँ पर है? कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में। क्या बोलेंगे? चौथी आपका कलकत्ता में स्थित है। ये भारत में सिक्के छापती है, सिक्के। सिक्के छापने का क्या मतलब, सॉरी, सिक्के छापे नहीं जाते, सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है कृषि के लिए? तो कृषि के लिए क्या कॉर्पोरेशन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक नहीं भैया। आरआरबी है क्या कृषि क्षेत्र के लिए? आप कहेंगे नहीं, ये रूरल इलाके के लिए इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी जो है, आरआरबी के लिए साथी आपका एक्ट आया था, 1976 में। और आरबीआई की जो स्थापना, आरबीआई सॉरी आरआरबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्त आपका 1975 में, 1975। इसके लिए एक दिन पूरा क्लास लेके आएंगे, ओके, मतलब टॉपिक लेके आएंगे इसको। नाबार्ड, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सारे साथी फुल फॉर्म लिखें। नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात किसके लिए हो गया? ग्रामीण विकास के लिए। रूरल डेवलपमेंट बोले तो ग्रामीण विकास के लिए। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना?
नाबार्ड की स्थापना बताओ भैया कब हुई थी? 1982 में हुई। अगर मैं पूछूं इसके लिए एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1981 में। समिति बताओ कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया, तो समिति थी आपका शिवरामन समिति। क्या बोलोगे? शिवरामन समिति, शिवरामन समिति। और आपसे कभी भी पूछे शिवरामन समिति की जो साथी आपका इस समिति का जो गठन हुआ था, शिवरामन समिति का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1979 को। नाबार्ड की जब स्थापना हुई तो उसके लिए पूंजी कितनी थी इनिशियल, जो पूंजी अर्थात कैपिटल कितना था उसके पास में, तो उसके लिए कैपिटल था आपका 100 करोड़। पहले अध्यक्ष कौन थे नाबार्ड के? नाबार्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान तुमको पता होना चाहिए। पहले अध्यक्ष थे इसके एम राम कृष्णैया। क्या बोलोगे? एम राम कृष्णैया थे। हेडक्वार्टर बताओ नाबार्ड का साथी, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने देश को समर्पित कर दिया था नाबार्ड को। इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित कब किया था इसको? राष्ट्र को समर्पित कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, तो वो कब किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। बना तो था ये कब आपका 1982 में 12 जुलाई को, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 12 जुलाई को, 12 जुलाई को हुई थी। और 5 नवंबर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, 5 नवंबर 1982 को, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उस समय? 6th 5 ईयर प्लान था। कौन सा था? 6ठा 5 ईयर प्लान था। मुझे बताओ नाबार्ड में जो भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है वो कितनी होती है? भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वो कितनी होती है? तो नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है साथ ही आपका 99%, 99% होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 99% कितना होगा भैया? अभी केवी साजी ही है, ठीक है। क्या बोलेंगे? तो आप सबने बताया वर्तमान में अध्यक्ष जो है इसके, वर्तमान में अध्यक्ष ये आपको लिखने हैं इसमें अपने नोट्स में। क्या बोलेंगे? वर्तमान में अध्यक्ष केवी साजी। मेरे हिसाब से तो गोविंद राजुलू है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? इसको बोलते मनरेगा। क्या है ये? मनरेगा। मनरेगा का पुराना नाम क्या होता था? नरेगा। वो तब आपका राष्ट्रीय होता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये कब बना था आपका? तो ये 2005 का है। क्या बोलेंगे? 2005 का है, ठीक है। तो ये कब पारित हुआ था? याद रखना 7 सितंबर 2005 को, 2005 को ये साथी क्या हुआ था? पास हुआ था, अर्थात पारित हुआ था, पारित हुआ था। और अगर पूछे ये आपका लागू कब से हुआ था, तो लागू हुआ था ये आपका 2 फरवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से। तब इसका नाम क्या होता था? तब इसका नाम होता था नरेगा, नरेगा। लेकिन इसका नाम कब बदला गया था? उसकी डेट बताओ। नाम इसका कर दिया गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी जी के नाम पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो इसका नाम मनरेगा कब से हुआ था? तो मनरेगा इसका हुआ था नाम आपका, वो गांधी जी का जन्मदिन कब पड़ता है? 2 अक्टूबर को। क्या बोलेंगे? 2 अक्टूबर 2009 से। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये संचालित होता है बताओ? कौन सी मंत्रालय है जो मनरेगा कार्यक्रम को बढ़ा रहा है? तो वो है आपका क्या बोलेंगे? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन है ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये आता है। कितने दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है? 100 दिन के साथ ही एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि जो अनस्किल्ड है, जिसके पास में स्किल नहीं है, ठीक है, उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, रोजगार की गारंटी दी जाती है। जब इसको शुरुआत किया गया था 2 फरवरी 2006 को, तो कितने जिलों में इसको शुरू किया गया था? कौन बताएगा? इसको कितने जिलों में शुरू किया गया था? तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज में साथी इसको 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। कितने? 200 जिले में। सब लोग लिखें, 200 जिले में इसको शुरू किया गया था। और ये क्या है? भारत सरकार के रोजगार कार्यक्रम है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, कब शुरू हुआ था बताओ? राष्ट्रीय ग्रामीण, फ्लैगशिप कार्यक्रम हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, क्या बोलोगे? आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अर्थात नेशनल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2011 में। मुझे बताओ पीएम रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम कब शुरू हुई थी? तो पीएम रोजगार योजना साथी हमारी शुरू हुई थी आपका कब? 1993 में। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसको बोलेंगे पीएम एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम। ये कब शुरू हुई थी? तो 2016 में शुरू हुई थी। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? पीएम रोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि पीएम एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 2008 का है। कब का है? 2008 का है। इस चारों बहुत इंपॉर्टेंट है रोजगार को देने के लिए, जैसे कि मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की एसआई इकाई क्या है? बाहर को साथी एसआई यूनिट क्या है उसका? तो किलोग्राम में मेजर करेंगे? नहीं जी, बाहर को न्यूटन में मेजर किया जाता है बाहर को, क्योंकि ये क्या है? वेट। और किलोग्राम में किसको मेजर किया जाता है? फिर द्रव्यमान को। द्रव्यमान बोले तो मास को एम फॉर मास को मेजर किया जाता है। ग्राम ग्राम में नहीं जी भैया। क्या बोलेंगे? समय का बताओ। टाइम का क्या होता है? टाइम का होता है आपका, समय का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। मुझे बताओ लेंथ का, लंबाई का क्या होता है? तो लंबाई का होता है साथी आपका, क्या बोलेंगे? लंबाई का होता है भैया मीटर होता है। टेम्परेचर का बताओ, ताप का क्या होता है? ताप का होता है कैल्विन। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बताओ, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का होता है आपका कैंडेला। लाइट इंटेंसिटी हो गया आपका, ल्यूमिनस नहीं, इसको लाइट इंटेंसिटी बोल देंगे, लाइट इंटेंसिटी। विद्युत धारा का बोल दो, क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? विद्युत धारा का होता है आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और मुझे बताओ आप पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? किसका? पदार्थ की मात्रा का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें नापा जाता है? तो उसको मोल में नापा जाता है, मोल में। रेडियो एक्टिविटी का बताओ, रेडियो धर्मिता का क्या होता है? रेडियो धर्मिता का क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी का, तो उसका होता है बैकुरल। क्या होता है? बैकुरल होता है। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध को, विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा आपका? विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। विद्युत आवेश का बताओ, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा कुलाम। क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। और विद्युत लेंस का क्या हो जाएगा आपका? फिर हमको इन सबके नियम समझने हैं, ठीक है। लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है आपका, क्या बोलेंगे? लेंस की क्षमता, जो विद्युत लेंस को, उसको डायोप्टर में मापा जाता है। हमको ये सिद्धांत समझने धीरे धीरे,
क्रम क्रम करके आगे, फिर कूलॉम के नियम को भी समझेंगे आगे, ओम का नियम भी समझेंगे, फिर आपका फ्लेमिंग के लॉज भी समझेंगे। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, तभी हीरो बनोगे। एक दिन में हीरो बनने के मूड में नहीं, हमको तो डायरेक्ट जंप करके कुछ वैसा सीखना है तो कमाल हो जाए। ओके, फिर तो जिंदगी में कमाल हो जाए। सर सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और मुझ पे आंसर नहीं बन रहे। अरे बहुत सारे इसमें तुक्का वाले होते हैं, अरे देख के लिख देते हैं, बहुत सारे एक दूसरे का आंसर देख के लिखते हैं, और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। वो जैसे मैंने कहा ना, अभी आपको कमेंट नहीं करना, अभी आपको जानना है मैं नहीं जानता। अगली बार जब ये कभी क्वेश्चन मेरी लाइफ में मेरे सामने आएगा तब मैं उसको करूंगा, उसके लिए मुझे रिवीजन और पढ़ने की जरूरत है, वो मैं करूंगा। खुद से ही प्रॉमिस करिए, अतिरिक्त बातें नहीं की और सब कर पा रहे हैं। और क्या पागल है, बुद्धू है क्या वो सब? इतनी लंबी मेहनत उन्होंने की है। जो बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ भी क्वेश्चन रख दोगे टिप करके एकदम से कमेंट सेक्शन में दे देगा। उसकी प्रैक्टिस इतनी होगी, उसके नोट्स पहले से बहुत तैयार है, वो कई कई सेशन कर चुका है, और अभी तो बस वो देख लेता है। उससे अभी नहीं, अभी पहुंचोगे उस स्टेज। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? कई साथी कह रहे हैं 3, कई कह रहे हैं 7, आपका 4, कई कह रहे हैं 5। तो क्या बोलेंगे? अब तक भैया 5 है। कौन कौन सी है? एक तो आपका सॉलिड हो गई, सॉलिड बोले तो एक तो आपका ठोस हो गई, एक आपका लिक्विड यानी कि द्रव हो गई, एक आपका साथी गैस हो गई। चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मुझे बताएं भारत के कौन से बोस थे जिनके नाम पर इसको रखा गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? क्योंकि ये अवस्था जो है प्रयोगशाला में प्राप्त होती है, और इसकी घोषणा की गई थी 1924 में। क्या बोलोगे? 1924 में इसकी घोषणा हुई। एसएससी सीजीएल में पूछा गया मेंस में 2023 आपका 2023 वाले में कि बीईसी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में। हमने तब भी बताया था सीजीएल के लिए सेशन में, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसके बाद में क्या आएगा आपका? इसके बाद में 5वीं अवस्था प्लाज्मा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना, कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? बताएंगे भी फटाफट से। दुनिया में कौन सा है आपका? ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो दुनिया में कौन सी अवस्था? क्या ठोस चीजें ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा है आपका प्लाज्मा। क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा है आपका प्लाज्मा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया वो राज्य के लिए होता है अलग अलग, अभी उसके लिए स्टेट करता है उसको अलग अलग घोषणा, ठीक है। बोलेंगे भी फटाफट से। बोलो भी फटाफट से। एक वित्त वर्ष के लिए हुआ वो। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। हर्पेटोलॉजी होता है आपका उभयचरों का, एम्फीबियंस का, उभयचर। जो एम्फीबियंस होते हैं यानी कि जो दल और थल दोनों पे चल सकते हैं। रेप्टाइल्स, जो सरीप सर्प होते हैं, क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स। या एम्फीबियंस होते हैं, क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं, उनका स्टडी होता है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्थेल्मोलॉजी किसका है? ये आइज का है, आंखों का है। किसका है? आंखों का अध्ययन है आपका। एंथ्रोपोलॉजी ये क्या है? जो मानव क्रियाएं करता है, जो साथी आपका मानव विकास को समझाता है। क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट को एंथ्रोपोलॉजी, मानव व्यवहार आदि की चीजें। ऑर्निथोलॉजी क्या है? ये पक्षियों का है आपका, पक्षियों का। मुझे बताना फटाफट से, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? फटाफट से आंसर करते चले। साइटोलॉजी तो आपका रीजनिंग में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी इसको वोकैब पूछ लेता है। तो साइटोलॉजी किसका है? वो कोशिका का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल है। मुझे बताइए आप, इक्थियोलॉजी किसका है? इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? इक्थियो में किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे मछली का अध्ययन करते हैं। अब मुझे बताओ एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एंटोमोलॉजी में होता है आपका किसका? कीटों का अध्ययन, कीटों का। वायरोलॉजी में किसका होता है? इंसेक्ट्स का हो गया, ठीक है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वायरोलॉजी में, तो वायरोलॉजी में होता है आपका वायरस का, अर्थात विषाणु का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में बताओ किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी में, तो माइकोलॉजी में होता है आपका कवक का, कवक का यानी कि फंगी का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी में बताओ किसका अध्ययन होता है? सोरोलॉजी में, तो सोरोलॉजी में आपका, लॉजी नहीं लिख रहा हूं मैं, लॉजी आप लिख लेना, ठीक है। इसमें स्टडी ऑफ लिजार्ड्स होता है, छिपकली का अध्ययन होता है। किसका? छिपकली का। पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बताओ? पैलेंटियो, क्या बोलेंगे? नहीं, पैलेंटियो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटो। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वो होता है आपका फॉजिल्स का, फॉजिल्स बोले तो जीवाश्म का अध्ययन होता है। और मुझे बताओ सरपेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सरपेंटो, सरपेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो वो स्नेक्स का होता है, स्नेक्स बोले तो सर्पों का। अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अर्कनो, अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो अर्कनोलॉजी में होता है आपका मकड़ी का, मकड़ी बोले तो स्पाइडर का अध्ययन होता है। साइनोलॉजी में आप बताएंगे सारे लोग, साइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें कुत्तों का अध्ययन होता है। किसका? कुत्तों का अध्ययन होता है, कुत्तों का। एक मुझे बताओ जो पशु व्यवहार का अध्ययन होता है वो किसमें होता है? तो पशु व्यवहार होता है आपका इथोलॉजी में। किसमें? इथोलॉजी में होता है आपका पशु व्यवहार, क्या बोलेंगे? पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? आपका इथोलॉजी में, इथोलॉजी में। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रोसोम को, या लाइसोसोम को? भैया लाइसोसोम का। इसका पीएच वैल्यू जब बिगड़ जाता है तब ये दिक्कत करता है, क्योंकि इसका पीएच होता है क्या आपका 4.5 से 5 तक इसका पीएच मान होता है। पीएच एक दिन क्लास लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें, मुझे बताओ कोशिका की खोज किसने की थी? फटाफट से बताओ। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, तो क्या बोलेंगे? 1665 में ये की थी आपका रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका थी? लिविंग और डेड, रॉबर्ट हुक ने। तो इसने जीती थी आपका जो इसने खोज की थी वो थी आपका एक जीवित कोशिका। क्या? जीवित कोशिका। और मृत कोशिका, अगर मैं आपसे पूछूं डेड सेल, यानी कि डेड सेल जो मृत कोशिका थी उसको 1674 में खोजा गया। किसके द्वारा? एंटोनी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। क्या बोलेंगे? ल्यूवेन हॉक ने मृत कोशिका की खोज की, ल्यूवेन हॉक ने। अच्छा, कोशिका का जो साथी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की खोज किसने की और किस वर्ष की? अब देखो एसएससी के लिए खोज महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, अब वो पूछता है उसका किस वर्ष में हुआ। कभी भी आप देखना रॉबर्ट ब्राउन, अब उसे मतलब नहीं है कि भैया आपका कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, नहीं, उसे पूछो प्रोटॉन की खोज किस वर्ष में हुई, प्रोटॉन की खोज किस वर्ष में हुई, ये आपसे पूछा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ तक याद रखेंगे इस बात को। सॉरी, क्या बोलेंगे यहाँ पर? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। केंद्र की खोज किस वर्ष में की है? आपका 1831 में की है। अब मुझे बताओ आप, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है?
फटाफट से आंसर करें। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है आपका राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अब यहां पर पूछेंगे आपका जो पोस्ट ऑफिस, क्या बोलेंगे आपका? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसको कहा जाता है? कोशिका का पोस्ट ऑफिस, कोशिका का डाकखाना, डाकखाना या फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो वो बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। किसको? गोल्जी, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। आपसे पूछेगा जो कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, कोशिका का जो आपका कंट्रोल हाउस होता है, कंट्रोल हाउस ऑफ सेल, ये कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियस होता है, अर्थात केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? केंद्रक होता है, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भैया इसमें आपने उल्टा लिख दिया है, क्या उल्टा हो गया बताइए जरा? कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक, सबसे पहले साथी मृत कोशिका खोजी गई, जो कार्क में खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, बोतल में कार्क में खोजी गई थी, वो तो कार्क में, वो मृत थी, वो डेड सेल थी। और ये क्या थी आपका? ल्यूवेन हुक ने जो जी थी आपका खोजी थी, वो एक लिविंग सेल था, लिविंग, ये डेड सेल था, जो बोतल के ढक्कन पर उसको मिला था। ठीक है, कार्क में, ढक्कन के ऊपर होता है ना, कार्क लगाया जाता है उससे ऊपर। एक बार थम्स अप करें, एक बार थम्स अप करें जी भैया, इसको करेक्ट कर चुके हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत? T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसको दिया है? T20 हमने जीता, तो मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था भैया? जसप्रीत बुमराह रहे थे, जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा था? मैन ऑफ द मैच इसमें फाइनल में कौन रहा था? फाइनल में, और किस देश को हमने हराया था? तो याद रखना 76 बनाए थे चीकू भाई ने, अर्थात विराट कोहली ने इसमें कितने रन बनाए थे? कितने रन बनाए थे? आपका 76 रन बनाए थे, तो आपका 76 रन बनाए थे। अब मुझे बताओ इसका जो फाइनल हुआ था किस किसके बीच में हुआ था? अपने प्यारे देश भारत और भारत वर्सेज कौन से देश को हमने इसमें हराया था? साउथ अफ्रीका। कितने रनों से हराया था भैया बताओ? साउथ अफ्रीका को हमने कितने रन से हराया था? 7 रन से हराया था, 7 रन से। ठीक है, और ये आपको याद होगा पहला T20 जो वर्ल्ड कप हमने जीता था उसमें हमने पाकिस्तान को 2007 में 5 रन से हराया था। अब मुझे बताओ यहाँ पर आप कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था, किस देश में हुआ था आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ था साथी आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में। ठीक है, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। और फाइनल मैच कहां पर हुआ था इसका? इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था किंगस्टन में। कहां पर? किंगस्टन में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज में स्थित है। कहां पर है? वेस्ट इंडीज में स्थित है। आप सबको पता होना चाहिए। इसी बार हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 2025 में, किस देश को हराया हमने फाइनल में बताओ? तो चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको पता होना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको पता होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा जी कप्तानी में दोनों ट्रॉफी आई है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो आपका 2025 में किसको, तो किस किस के बीच में हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला था। न्यूजीलैंड के बीच में क्या था? फाइनल था। अब मुझे बताओगे मैन ऑफ द मैच कौन रहा था फाइनल में? मैन ऑफ द मैच रहे थे इसमें रोहित शर्मा, और उन्होंने भी इतने रन बनाए थे ना, कितने रन बनाए थे मुझे याद नहीं, शायद 76 ही रन थे। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच। इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? तो मैन ऑफ द सीरीज इसमें रहा था आपका रचिन रविंद्र, जो कि कहाँ का? न्यूजीलैंड का। रचिन रविंद्र आपका। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसको हेल्ड किस देशों में किया गया था आपका? कहां पर आयोजन था इसका? तो पाकिस्तान और यूएई में इसका आयोजन था, यूएई में। ठीक है, यूएई में, बस ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका फाइन, मैन ऑफ द मैच हो गया, मैन ऑफ द सीरीज हो गया, आपका आयोजन हो गया, और विजेता, विजेता कौन है इसमें? तो विजेता आपको पता ही होना चाहिए, इंडिया विजेता है, और यहाँ पर भी भारत विजेता है। ओके, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, आएंगे नेक्स्ट। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 में आपको जनवरी को ये दिए जाते हैं, 26 जनवरी को ये दिए जाते हैं। तो कुल पुरस्कार कितने दिए गए? कुल तो दिए गए 139, कुल कितने दिए गए? 139। कौन देता है पद्म पुरस्कार? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति देते हैं। तो पद्म विभूषण कितने रहे आपका? 7, तो इसमें पद्म विभूषण थे। पद्म विभूषण कितने थे? 7 थे। पद्म भूषण जो कि आपका तीसरे नंबर का है, उनकी संख्या थी 19। और पद्म श्री की बात करें तो वो थे आपका, सॉरी, पद्म श्री की अगर हम बात करते हैं तो पद्म श्री थे 113, 113 कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा, एकदम से ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जो साथी पद्म विभूषण मिले उनमें से कोई एक नाम आप जानते हैं पद्म विभूषण? क्योंकि याद रखना एसएससी तो पद्म विभूषण को ही पूछेगी। कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया किस आपका डांस से संबंधित है? कुमुदनी लखिया भैया ये आपका कथक से संबंधित है। किससे? कथक। कहां पे बताया था कथक मैंने आपको? यूपी का। शारदा सिन्हा ये इस बार एक्सपायर हो गई और इनको मिला था पद्म विभूषण। किस लिए जानी जाती हैं ये साथी? क्योंकि जो छठी मैया के गीत है उनको गाती थी, छठी मैया के। तो ये क्या बोलेंगे? एक प्रमुख छठ गायिका है, एक प्रमुख छठ गायिका है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको इनको ही क्या टाइटल दिया गया है? बिहार कोकिला का। बिहार कोकिला किसको बोलते हैं? अच्छा स्वर कोकिला फिर मैं आपसे पूछूं तो शारदा सिन्हा जी बिहार कोकिला है, और साथ में इनका जब कोई रिसेंट में निधन हो, बहुत चर्चित नाम हो जाए, तो उनका पद्मश्री जरूर याद रखा करो। पद्मश्री इनको कब मिला था आपका? 1991 में मिला था। प्रमुख पद्म भूषण की अगर हम बात करें, पद्म भूषण में सबसे चर्चित नाम कौन से रहे? पद्म भूषण तो ये दो मत भूलना, पद्म भूषण में मत भूलना जतिन गोस्वामी को। जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? इनको इस वर्ष में पद्म भूषण मिला। जतिन गोस्वामी है आपका सत्रिया नृत्य से। किसे? सत्रिया कहाँ का डांस है भैया? असम का डांस है। कहाँ का? असम का। इसमें याद रख लेना एक आपका शोभना चंद्र कुमार को। किसको? शोभना चंद्र कुमार को। इनको साथी किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। ऐसे ही नाम होते हैं जो एग्जाम में आते हैं भैया। इनमें से शोभना चंद्र कुमार का संबंध किस डांस से है? क्योंकि रिसेंट में वो बहुत चर्चित हो गए। इसमें याद रखना पंकज उदास, पंकज उदास का संबंध किससे है? तो पंकज उदास है साथी एक गजल गायक। क्या है? गजल गायक है। जैसे गजल गायक है आपका कौन? आपका बताओ गजल गायक कौन है? जो जगजीत सिंह है, उनकी एक आपका वो है, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? चौथी अवस्था भैया प्लाज्मा होगा। हाँ वो 5 अवस्थाएं मैंने क्रम से नहीं बताई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि 5वीं अवस्था प्लाज्मा होगी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एग्जाम में, ठीक है? वो क्रम नहीं बता रहे, बता रहे 5 कौन कौन सी है। तो ये याद रखेंगे पंकज उदास एक है आपका। मुझे बताओ फटाफट से जो आपका जगजीत सिंह है उन्होंने लिखा हुआ है। और देखो कभी भी एसएससी अगर संगीत से क्वेश्चन पूछ लेगी, किसी म्यूजिक एल्बम का गाना पूछ लेगी आपसे, या आपसे कभी भी किसी गाने का नाम लिख करके बॉलीवुड में, तो आप एसएससी पे ऐतराज नहीं करोगे, क्योंकि एसएससी ने अपने सिलेबस में दे रखा है संगीत यानी म्यूजिक। साफ शब्दों में क्या वो एसएससी पूछती है म्यूजिक से क्वेश्चन, तो कोई भी पूछे वो आपका किसी का भी गाना पूछेगी तो वो पूछ सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है? और आप उसके लिए ऐसा नहीं भैया गाने पूछती है, तो क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है।
पंकज उदास हो गए। अच्छा, पद्मश्री मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कुछ पद्मश्री जो इंपॉर्टेंट है, किसको किस क्षेत्र के लिए मिला? आर अश्विन को मिला, बताओ आर अश्विन किस क्षेत्र से संबंधित है? आर अश्विन, याद रखना भैया, किस क्रिकेटर को मिला इस बार पद्मश्री? आर अश्विन को मिला। अरिजीत सिंह कौन है बताओ? अरिजीत सिंह, अब देश में पद्मश्री मिला हुआ है तो इनके किसी गाने के लिरिक्स पूछ लेगा कल से आपसे देख करके, क्या बोलेंगे? ये आपका गायक है, गायक है, ठीक है। एक साथी आपका नाम रहे इसमें, गुरुवयूर दोराई, क्या बोलोगे? गुरुवयूर दोराई, क्योंकि ये बजाते हैं आपका मृदंगम। किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंध है ये? मृदंग से संबंधित है, मृदंग से। एक भरत गुप्त को इस बार आपका पद्मश्री दिया गया, और भरत गुप्त चर्चित है आपका किसके लिए? सितार के लिए, सितार के लिए, ठीक है। एक थे आपका, क्या बोलेंगे इसमें? रणेंद्र भानु, रणेंद्र भानु मजूमदार, रणेंद्र भानु मजूमदार, और साथ में आपका तेजेंद्र नारायण मजूमदार, क्या बोलोगे? तेजेंद्र मजूमदार, क्या बोलोगे? तेजेंद्र मजूमदार। इन दोनों को दिया गया है बांसुरी के लिए। ऐसे याद रखना, मजदूर लोग बांसुरी का काम अक्सर करते रहते हैं, बांस का काम, ठीक है। तो ये बांसुरी से संबंधित है, किससे? बांसुरी से इनका संबंधित है। अब एक नाम मैं ऐसा लेने जा रहा हूं जिसको मैं क्लास की तरफ से आंसर चाहूंगा कि दुर्गा चरण रणवीर को, इनको भी पद्मश्री मिला। तो चरण कौन से बताओ डांसर है? मैंने आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस में हमेशा बताया है, चरण रूट वर्ड किस डांसर्स के लिए बताओ? दुर्गा चरण रणवीर जो है, इनका संबंध किस डांस से है? तो ये क्या है? ओडिसी के नर्तक हैं। किसके हैं? ओडिसी के, भैया ये ओडिसी के नर्तक हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ओडिसी के नर्तक हैं। तो एक नाम ये हो गया, और एक नाम रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, महावीर नायक। महावीर नायक, इतने याद रखना इस बार की लिस्ट से, और कोई याद करने की जरूरत नहीं। महावीर नायक है राग गायन, ऐसा नहीं कि आप भैया 139 को याद करने लग जाओ, नहीं। राग नायक कौन है आपका? जो राग गाते हैं, महावीर नायक हैं। ये वो इतने चर्चित हैं, सबसे ज्यादा चांसेस इनके रहेंगे, तो सबसे ज्यादा चांस। नेक्स्ट एंड लास्ट है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर, एक चीज के लिए मेरे पास कॉन्फिडेंस भेजो। जैसे मैं लिखता हूँ तो मेरी वीडियो में गड्ढे हो जाते हैं पूरे दिन में लिखते लिखते, बहुत चीजें लिखता हूँ मैं आपके लिए, दिन भी रात भी, और भी अन्य चीजें जो लिखने लायक है। तो आप मेरे साथ लिख लेते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका एहसास मुझे कराओ जी भैया। जितनी देर में आप लिखोगे, इस पेन से लिखना बहुत कठिन है। अगर इतनी देर में मैं लिखता हूँ तो इतनी देर में आप भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस पेन पर आपका भी हाथ बैठा हुआ। कष्ट तो होगा आपको भी, लेकिन दोस्त बिना कष्ट के कोई मजा नहीं है। देखो, संघर्ष इसी को कहते हैं। हम जब मेहनत करते हैं तभी जो चीजें हैं ना हमारी, आगे चल करके हमको सुख प्रदान करेंगी, अगर हमने पिछले में उस चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत की है। हम सब करके जी भैया, हम मेहनत करते रहेंगे और हम अपनी मेहनत से चीजों को हासिल करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको आरामदायक स्थिति पर कुछ आरामदायक स्थिति में ऐसे ही हमको कुछ मिल जाएगा, कंफर्ट जोन मिलता भी नहीं है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया? भैया एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में बताओ? सीएम है यहाँ के मोहन यादव जी। कौन है? मोहन यादव जी यहाँ के सीएम है। और साथ ही मुझे बताओ यहाँ के आपका गवर्नर कौन है, यानी कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल कौन है यहाँ के? मंगू भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई पटेल यहाँ के आपका, क्या बोलेंगे? मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। इनके नाम पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर, अभी 14 अप्रैल को, क्या बोलेंगे? 14 अप्रैल को इनकी जो 134वीं जयंती थी उस पर यह किया गया था, ठीक है। और एक मुझे बताओ, अभी बहुत चर्चित रहा 107वां जो नेशनल पार्क भारत में घोषित किया गया है, वो कौन सा है? 107वां नेशनल पार्क अभी घोषित किया गया है सिमलीपाल को, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहां पर है बताएं? सिमलीपाल पड़ता है आपका उड़ीसा में। याद है ना दोस्त? नेशनल पार्क भीतरकनिका, नंदकानन, ये सब उड़ीसा के हैं, ठीक है, उड़ीसा के हैं आपका। आज के होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और ये होमवर्क रहेगा।